और देखिए सीधे ले चलते हैं आपको राष्ट्रपति भवन, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कारों से महान विभूतियों को सम्मानित कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से आ रही हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पद्मश्री डॉक्टर सुकामा आचार्य अध्यात्म। तो ये तस्वीरें आपने देखी। धर्मगुरु त्रिदंडी श्रीमन नारायण रामानुज चिन्नाजीयर स्वामी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए उनको ये पद्म भूषण सम्मान मिला है। जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक हैं श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी। गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को 1984 से मुफ्त वैदिक शिक्षा दे रहे हैं। दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को कॉलेज स्तर पर मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। रामानुजाचार्य की 1000 साल पुरानी वैष्णव परंपरा के आचार्य हैं। 3 नवंबर 1956 को इनका राजमुंदरी के पास एक छोटे से गांव में जन्म हुआ था। 23 साल की उम्र में ही इन्होंने संन्यास और जीयर की उपाधि इनको मिली। 1981 में श्री पेद्दा जीयर स्वामी के उत्तराधिकारी बने। 1984 में वैदिक शिक्षा के लिए जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट की इन्होंने स्थापना की। जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट का अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक विस्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वनवासी बच्चों के लिए निःशुल्क गुरुकुल खोले हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मुफ्त आवासीय विद्यालय चलाते हैं चिन्नाजीयर स्वामी जी, और गरीब वंचित तबके के लिए नियमित फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन करते हैं। महिलाओं के लिए कैंसर स्क्रीनिंग कैंप भी आयोजित करते हैं। जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सामाजिक आंदोलन के अगुवा हैं। इन्होंने हैदराबाद के पास शमशाबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का भी निर्माण करवाया है और सबके साथ उस मठ में समानता का व्यवहार किया जाता है। वक्त हो चुका है अड़ी का, और अड़ी में आज हम वॉर की बात करेंगे। हम पुतिन और ज़ेलेंस्की की इस वक्त जो सबसे बड़ी खींचतान है उसकी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी तस्वीर आई है इजराइल से। सबसे पहले वो तस्वीर देख लीजिए। एक बहुत बड़ी तस्वीर इजराइल की अल अक्सा मस्जिद से आई है। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल की फोर्स की रेड के दौरान इजराइल पुलिस ने वहां पर फायरिंग भी की है। मस्जिद में मौजूद फिलिस्तीन के लोगों में भगदड़ मच गई। इस दौरान इजराइल पुलिस पर फिलिस्तीनियों को पीटने का आरोप लगा है। भगदड़ के दौरान 45 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। यह तस्वीर अल अक्सा मस्जिद से आई है। इजराइल की अल अक्सा मस्जिद को लेकर अक्सर विवाद होता है फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों में। वो दोनों इसको क्लेम करते हैं कि हमारा धर्मस्थल है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें जो आई हैं ये बता रही हैं, ये ताजा तस्वीरें, कि किस तरह से वहां पर यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद वहां पर जंग का मैदान बनती दिखी जब इजराइल की पुलिस इस मस्जिद में घुसी फिलिस्तीन के लोगों को निकालने के लिए। ये यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद की तस्वीरें हैं। जल्दी से आपको बिग वॉल पर ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर दिखाते हैं पीसीआर, जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये कहा जा रहा है कि मस्जिद में हथियारों के साथ छिपे थे नकाबपोश प्रदर्शनकारी। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद में बमबारी की, ये इजराइल का कहना है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ग्रेनेड से हमला किया। ये तस्वीरें देखिए, ग्रेनेड से हमले की। प्रदर्शनकारियों को मस्जिद से बाहर निकालने गई थी पुलिस, और उस दौरान पुलिस पर ग्रेनेड से कैसे हमला कर दिया गया ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे अल अक्सा मस्जिद में उस वक्त कोहराम मच गया। इजराइल की पुलिस और फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों में जो झड़प हुई है वो तो आपने देखा। मस्जिद के बाहर इजरायली पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। मस्जिद में मारपीट के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। ये देखिए यहाँ पर इजराइल की फोर्स और पुलिस फिलिस्तीनियों के बीच कैसे यहाँ पर पत्थरबाजी हुई ये भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। और इतना ही नहीं हुआ है, ये इसके बाद वहाँ पर हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट भी दागे। ये जो हुआ उसके बाद हमास का रिएक्शन आया। हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। आइए आपको दिखाते हैं। हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। अल अक्सा मस्जिद में हमले के बाद रॉकेट से हमला किया। यहां पर
हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे और ये रॉकेट दागने की तस्वीरें आपके सामने, रॉकेट से हमले की तस्वीरें आपके सामने। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसके बाद एक्टिव हो गया और उसने इस हमले को नाकाम किया। और अब बदला क्यों हम बता रहे हैं आपको अगली खबरों में बताते हैं। सबसे पहले वॉरजोन से जो खबर आ रही है वो देखिए। वुलेदर में रूस का स्पेशल कॉम्बैट ऑपरेशन सामने आया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों को खोजकर हमला किया। एक इमारत में यूक्रेनी जवानों को घेरकर अटैक किया। रूस ने पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों को खोजकर कैसे हमला किया और एक इमारत में यूक्रेनी जवानों को घेरकर कैसे अटैक किया, उसकी तस्वीर ठीक आपके सामने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन ने रूसी हमले का करारा जवाब दिया है। वुलेदर में यूक्रेन ने रूस की 7 से ज्यादा ट्रेंच तबाह कर दी हैं। यूक्रेन ने भी रूसी हमले का जवाब दिया। 7 से ज्यादा ट्रेंच तबाह कर दी यूक्रेन ने वुलेदर में रूस की। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी ट्रेंच पर ग्रेनेड गिराए। हमले में रूस के 20 से ज्यादा जवानों के मारने का दावा किया है। बाखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। कब्रिस्तान में दोनों के जवान आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से हो रही है जबरदस्त फायरिंग और जो वहां पर कब्रें हैं उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगे ये जवान। देखिए कैसे वहां पर उसकी आड़ में एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। ये कब्रिस्तान में रूस और यूक्रेन के जवान एक दूसरे के आमने सामने आ गए और आमने सामने की लड़ाई वहां पर होने लग गई। ये बाखमुत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बदला क्यों हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्यों ये हम बता रहे हैं कि पुतिन बदला लेने पर बिल्कुल अड़ गए हैं, बताएंगे आपको। देखिए मेरे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर राजन कुमार हैं, विदेश मामलों के जानकार। राजन जी आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त कमांडर अतुल भारद्वाज हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हम इनके पास जाएं, इनसे बात करें उससे पहले जल्दी से आपको दिखाते हैं बदले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। और वो खबर है नेटो की बढ़ती हिमाकत को लेकर पुतिन के एक्शन से जुड़ी हुई। वो एक्शन क्या है, जल्दी से ये खबर देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो की बढ़ती हिमाकत को लेकर पुतिन एक्शन में आ गए हैं। पुतिन ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। फिनलैंड और यूक्रेन पर बड़ा फैसला ले सकते हैं पुतिन। थोड़ी देर में टॉप ऑफिशियल्स के साथ पुतिन की एक बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे पुतिन। कल फिनलैंड की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है नेटो में और आज रूस ने, कल ही यह खबर आ गई थी कि रूस ने आज के लिए, पुतिन ने आज के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। आखिर ये क्या प्लान है पुतिन का? यूक्रेन और नेटो की कमर तोड़ने के लिए पुतिन का क्या प्लान है? आइए जल्दी से आपको बताते हैं, बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं क्या है पुतिन का प्लान। पुतिन का प्लान 23, जल्दी से रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग बुलाई है पुतिन ने, उसके पीछे उनका प्लान क्या है। प्लान नंबर 1, फिनलैंड के खिलाफ मोर्चा खोलना, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया जो फिनलैंड नेटो में गया, उनका पड़ोसी। यूक्रेन में आक्रमण और तेज करना, यह नंबर 2 उनका प्लान। प्लान नंबर 3, 4 इलाकों में अभियान तेज करना, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिजिया और खरसोन, जिनका एक्सेशन किया था उन्होंने। नंबर 4, डोनबास से भी आगे बढ़ने का प्लान बनाना। और नंबर 5, नेटो के विस्तारवाद पर हमला करना। ये सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी वहां पर एक खबर आ रही है जो यहां पर हो सकता है, बहुत बड़ी खबर आई है। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली है यहां पर पुतिन ने। और उसी बीच एक और बड़ी खबर आई है, बेलारूस में पुतिन की एटमी तैयारी दिख रही है। बेलारूस में पुतिन की एटमी तैयारी कैसे दिख रही है, देखिए। न्यूक्लियर वेपन पर रक्षा मंत्री शोइगु ने बड़ा खुलासा किया है। स्कैंदर मिसाइल सिस्टम बेलारूस भेजा, ये सर्गेई शोइगु ने कहा है। बेलारूस के सैनिकों ने एटमी वेपन की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। न्यूक्लियर मिसाइल और टैक्टिकल वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं इस वक्त जनरल द्विवेदी के पास जाना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल द्विवेदी, बदला, क्या आपको लगता है कि फिनलैंड का नेटो में शामिल होना पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है? और पुतिन जिस मिजाज के शख्स माने जाते हैं, शांत तो नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल का
बुलाना, उसकी मीटिंग बुलाना, और दूसरी तरफ बेलारूस में सर्गेई शोइगु का यह कहना कि हमने वहां पर ट्रेनिंग शुरू कर दी है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की। क्या कुछ पक रहा है रूस में, आपको लगता है? बिल्कुल गौरव, क्योंकि ये फिनलैंड का नेटो के अंदर आना, तो ये एक बहुत ही अहम घटना है जिसका काफी एडवर्स परिणाम निकल सकते हैं। सबसे पहले मैं सोचता हूं कि ये एक रेड लाइन थी, एक लाल रेखा थी जिसको पार किया है नेटो ने। फिनलैंड जब नेटो के अंदर आया है तो इसका बहुत ही कड़ा एक रिएक्शन हो सकता है रशिया की तरफ से या पुतिन साहब की तरफ से। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि 3-4 चीजें तो वाजिब ही हैं। सबसे पहले वो फिनलैंड के विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि 1250 किलोमीटर जो फ्रंट है अभी नेटो का और बढ़ गया है, तकरीबन 2500 किलोमीटर फ्रंट बन गया है। साथ ही साथ वो डोनबास एरिया में, और मुझे लगता है कि क्राइमिया के अंदर जिस तरह नेवल हरकतें हो रही हैं, जिस तरह उनके 15-16 शिप्स और सबमरीन बिल्कुल वहां तैनात हो गई हैं, तो यानी कि वहां भी क्राइमिया में और ओडिशा की तरफ भी और मोल्डोवा की तरफ भी। सर एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि फिनलैंड के नेटो में जाने के बाद क्या रिएक्शन शुरू हो रहा है। रिएक्शन नेटो कंट्रीज में भी शुरू हो गया है। लातविया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं दिखाना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को। लातविया से अभी की बहुत बड़ी खबर, 18 साल से ऊपर के लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी होगी वहां पर। यह बहुत बड़ी खबर। लातविया की संसद ने आर्मी बिल पास कर दिया है। जुलाई की 1 तारीख से नया नियम लागू हो जाएगा। तो क्या रूस के मुहाने पर बैठे लातविया को भी लगता है कि यूक्रेन जैसा कोई खतरा उसके ऊपर भी मंडरा रहा है? क्योंकि जुलाई की 1 तारीख से वो एक नया नियम लागू कर रहे हैं। वो लातविया की संसद ने एक आर्मी बिल पास कर दिया है। अभी ये खबर आ रही है, 18 साल से ऊपर के लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग वहां पर लेनी होगी। लेकिन इसी बीच कैसे यहां पर लगातार रूस का जो एंटी खेमा है वो भी ये समझता है कि पुतिन फिनलैंड के नेटो में जाने के बाद कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो वो कैसे तैयारी में जुट गया, अब इस खबर में देखिए। पुतिन के खिलाफ यूक्रेन की नई मोर्चेबंदी सामने आ रही है। महायुद्ध के बीच पोलैंड पहुंचे हैं जेलेंस्की। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा से जेलेंस्की ने मुलाकात की। ये देखिए, जब डूडा उनका स्वागत कर रहे थे, उनके साथ जेलेंस्की की वाइफ जेलेंस्का भी दिख रही है आपको, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा दिख रहे हैं आपको। और ये बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि पोलैंड बहुत हार्श रहा है रूस के खिलाफ। पोलैंड से सारी जो एड है, वो चाहे मिलिट्री एड हो, चाहे वो सिविल एड हो, वो सब जा रही है इस वक्त यूक्रेन को। और वहां पहुंचे हुए हैं जेलेंस्की, तो जरूर कुछ ना कुछ पक रहा है, क्योंकि नेटो कंट्री है पोलैंड, या कह सकते हैं ईस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा बेस है नेटो का पोलैंड। और वहां पर जेलेंस्की का इस वॉर के बीच जाना, क्योंकि जेलेंस्की अक्सर बहुत कम जाते हैं वॉर के बीच देश से बाहर, वो वहां पहुंचे हुए हैं, वहां क्या हो रहा है। और इसी बीच एक और मुलाकात हुई है। मैं कह रहा हूं ना कि लगातार खेमों में हलचल है। अब देखिए पुतिन के खेमे में क्या हो रहा है। मॉस्को में आज पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात है। लुकाशेंको कौन है? बेलारूस के राष्ट्रपति। मॉस्को में आज पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हो रही है। पुतिन से 2 दिन की वार्ता के लिए मॉस्को दौरे पर है लुकाशेंको। 6 अप्रैल को यूनियन स्टेट की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। यूनियन स्टेट की बैठक से पहले पुतिन और लुकाशेंको की बैठक। फिनलैंड यूक्रेन पर न्यूक्लियर रणनीति पर चर्चा संभव है। जल्दी से ये जो 2 मुलाकातें हैं ये बहुत अहम है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, ये 2 तस्वीरें आप देखिए कैसे ये मुलाकातें बहुत अहम हैं और इस वॉर को समझाती हैं कि कैसे दोनों खेमे अभी भी लगातार अब अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में लग गए हैं। पोलैंड जा रहे हैं जेलेंस्की और मॉस्को जा रहे हैं लुकाशेंको। पोलैंड और बेलारूस कैसे दोनों इस वॉर के एक एपिसेंटर ही नहीं बल्कि दोनों खेमों के बहुत बड़े प्लेयर बने हुए हैं। ये देखिए, ये आपके सामने मैप है, यहां पर आप देख सकते हैं। ये पोलैंड का मैप है और ये बेलारूस का मैप है। आप समझिए, यहां पर आप देख सकते हैं कैलिनिनग्राड जो कि रूस का इलाका है। अब ये वॉर्सा, जेलेंस्की का पोलैंड दौरा, पोलैंड में इस वक्त हैं जेलेंस्की, और इधर आप देखिए बिल्कुल बेलारूस जो उससे लगता हुआ देश है वो पहुंचा हुआ है। मॉस्को के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं रूस। ये क्या हो रहा है राजन जी, क्या हो रहा है ये, इसका क्या मतलब है? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही डॉट्स को कनेक्ट किया है गौरव, कि दोनों तरफ से काफ़ी अफरा तफरी है। एक तरफ देखें कि यूक्रेन माफ़ कीजिएगा, एक तरफ कि फिनलैंड को शामिल किया जा रहा है 31वें सदस्य के रूप में नाटो में, और दूसरी ओर यानी कि नाटो अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, और रूस के पास मजबूरी है कि रूस के पास कोई भी अलायंस पार्टनर नहीं है। नहीं, एक चीज और मैं दिखा रहा हूं वहां पर, देखिए मैप में ध्यान से देखेंगे तो हम दिखा रहे हैं कि वहां पर बेलारूस में स्कैंडर मिसाइल की तैनाती कर रहा है रूस, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाया जा सकता है। ये क्या आपको लगता है कि उनको पता है कि नेटो से आज नहीं कल तो मुकाबला करना है?
जी ये जो वहाँ पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसको बोल रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी होती है काफ़ी लिमिटेड होती है, लेकिन वो करने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद है कि पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, इन तीनों देशों को वो डराने की कोशिश कर रहा है रूस। हालांकि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ मैं नहीं मानता हूं कि रूस करेगा या करना चाहेगा, क्योंकि उससे बहुत सारी पाबंदियां, बहुत सारे मुश्किलें आएंगी उसको। लेकिन यह जरूर है कि जो नेबरिंग कंट्री हैं, खासकर पोलैंड और लिथुआनिया, जो कि काफ़ी एंटी रशियन पॉलिसी अभी अपनाए हुए है, तो उनको एक तरह से मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि अगर नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रूस कर रहा है, वो भी दिखाना चाहता हूं, फिर आप लोगों के पास आ रहा हूं। देखिए, यहां पर नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है, तो पुतिन भी लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आसपास। लेकिन क्रीमिया, जो कि इस वॉर का सबसे बड़ा कारण बन सकता है यूक्रेन के बाद, वो कैसे वहां पर उसको बचाने के लिए पुतिन तैयारी कर रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए आप, फिर जाते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। क्रीमिया को बचाने के लिए ब्लैक सी में पुतिन ने किलेबंदी कर दी है। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट की ताकत को और बढ़ा दिया है। युद्धपोत, मिसाइल कैरियर, क्रूज मिसाइल, सबमरीन सब तैनात कर दिए हैं यहां पर। क्या पुतिन को लगता है कि ब्लैक सी भी एक मोर्चा हो सकता है जहां पर क्रीमिया पर जहां अटैक हो सकता है? क्योंकि कल हमने तस्वीर दिखाई थी कि वहां ट्रेंच बनाई जा रही है। आज आपको दिखाते हैं कि ब्लैक सी में कैसे यहां पर तैनाती कर रहे हैं। क्रीमिया पर ज़ेलेंस्की की नजर है, लेकिन पुतिन के लिए क्रीमिया इज्जत की लड़ाई है। क्रीमिया का किला बचाने के लिए पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। आप देखिए, आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे हम कैसे यहां पर क्रीमिया की किलेबंदी की है। ये ब्लैक सी की इमेज आपके सामने है। देखिए, हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए 6 मिसाइल कैरियर यहां पर तैनात कर दिए गए, 12 कैलिबर क्रूज मिसाइलें यहां पर तैनात कर दी गई हैं, 2 सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर से लैस हैं, वो ब्लैक सी में पुतिन ने भेज दी हैं। रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा और बढ़ा दी है। क्रीमिया पर बड़े हमले का इनपुट है। ब्लैक सी फ्लीट को और ताकतवर बनाया है रूस ने। ब्लैक सी में रूस ने मॉनिटरिंग तेज कर दी है। सेवास्तोपोल में अलर्ट पर है रूस की नेवी, और यह बताता है कि बेलारूस, क्रीमिया, मॉस्को, हर जगह पुतिन ने अब अपने जितने भी लूज एंड पॉइंट्स हैं उनको कसना शुरू कर दिया है। कमांडर अतुल भारद्वाज, आप क्या मानते हैं कि क्रीमिया भी एक बहुत बड़ा इशू है? और इन सबको अगर डॉट्स कनेक्ट करें, पहले आप सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, फिर बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती, फिर क्रीमिया में इस तरह से न्यूक्लियर सबमरीन और वहां पर इस तरह से और अपना जो फ्लीट है उसको बढ़ाना, क्या पुतिन भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, क्रीमिया जो है वो पुतिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जी। 2014 में जो सबसे पहले जब वो यूक्रेन में एंटर किए थे, तो उन्होंने सबसे पहले क्रीमिया को ही सिक्योर किया था, उसके सी फ्रंट को। तो स्ट्रेटेजिकली एक पोर्ट और सी फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है पुतिन के लिए, रशिया के लिए। अब रशिया जो है, अब आप देखें जैसे कि नेटो ने एक्सपैंड किया है, फिनलैंड आया है, स्वीडन अभी तक नहीं आ पाया है क्योंकि टर्की और हंगरी ने अभी तक उसको रेटिफाई नहीं किया, उसकी पार्लियामेंट को। स्वीडन की एंट्री नेटो में नहीं हुई है जी। नहीं तो शायद न्यूज़ में ये भी आता कि फिनलैंड के साथ स्वीडन भी आ गया जी। दूसरी तरफ अगर आप दूसरा डॉट जो आपने ज्वाइन करने की कोशिश करी, वो है बेलारूस का डॉट। बेलारूस में रशिया, जो पुतिन है वो रशिया अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अब सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ उसने बेलारूस और रशिया के बीच में एक यूनियन ऑफ स्टेट्स का गठन किया है। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स बेसिकली डिफेंस में ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। जंगी मैदान से आया है बेहद हैरत अंगेज वीडियो। यूक्रेनी माइंस के बीच फंस गया रूसी सेना का टैंक। पहले धमाके से सुरक्षित बचा रूस का टैंक, दूसरे धमाके में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। तो किस्मत हर बार साथ नहीं देती। पहली बार साथ दी तो टैंक बच गया, लेकिन दूसरी बार निशाना बन गया ये। और कैसे रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर है, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है नीपर नदी के पास। नीपर नदी के पास रूस ने भीषण हमला किया है। नोना सेल्फ प्रोपेल्ड गन से दागे हैं मोर्टार। यहां पर रूस ने भीषण हमला किया है नीपर नदी के पास। और कैसे यहां पर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है आप इन तस्वीरों में देखिए। ये नीपर नदी के पास बहुत अहम है, क्योंकि खरसोन के पास ये कहा जा रहा था कि नीपर नदी जो है वही इस वक्त दोनों देशों की सीमाओं को बांटती है। हालांकि बाखमुत तक पहुंच गई है यूक्रेन की सेना रूस को काउंटर करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद नीपर नदी के पास कैसे रूस ने भीषण हमला किया आप देखिए। एक और बड़ी खबर, रूस ने कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से लैस मार्कर का टेस्ट किया है। यूक्रेन में पश्चिमी टैंकों को तबाह करने की तैयारी में है रूस। एंटी टैंक मिसाइल से लैस 4 मार्कर तैनात करेगा रूस।
टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में सक्षम है मारकर। तो तीन तस्वीरें तीन खबरों के साथ देखिए आपके सामने। ये वॉर कैसे आगे बढ़ रही है आप इन तीन तस्वीरों से समझिए। तीन तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेनी माइंस के बीच रूसी सेना का टैंक फंसा, पहली बार बचा लेकिन दूसरी बार माइंस का शिकार हो गया। दूसरी तस्वीर, नोना सेल्फ प्रोपेल्ड गन से कैसे मोर्टार दाग रहे हैं रूस के जवान और कैसे यहां पर वो भीषण जंग चल रही है। और तीसरी तस्वीर, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में सक्षम मार्कर का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेटो की बात करते हैं। नेटो कैसे फंस गया है, नेटो ने यूक्रेन को फंसा दिया है, ये तो अब आप तय करेंगे, दुनिया तय करेगी। लेकिन इससे जुड़ी बड़ी खबर, क्या यह नेटो का धोखा है? यूक्रेन को लेकर नेटो में आर पार की जंग शुरू हो गई है। गहरे मतभेद उभर गए हैं नेटो में। ज़ेलेंस्की को न्योते के विरोध में उतर गया है हंगरी। जून जुलाई में नेटो की बैठक में ज़ेलेंस्की को न्योता दिया गया है और अब उस बैठक में ज़ेलेंस्की को न्योता देने पर हंगरी ने कहा है कि यह नेटो के सिद्धांतों के खिलाफ है, अगर एक भी देश इसको लेकर वीटो करता है तो क्या अब यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप तो मिली नहीं है, नेटो का मेंबर यूक्रेन है नहीं, फिर नेटो को यूक्रेन को उस बैठक में बुलाने को लेकर हंगरी ने गहरे यहां पर आपत्ति जताई है, गहरी। तो आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि हंगरी क्या कह रहा है। एक तरफ नेटो के दम पर यूक्रेन जंग के मैदान में रूस के सामने ताल ठोक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को लेकर नेटो में भी जंग छिड़ी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बदला, पुतिन का बदला, लेकिन नेटो में भी मतभेद। खबर क्या है? यूक्रेन को लेकर नेटो में मतभेद उभर आए हैं। वजह क्या है? वजह है नेटो की बैठक में ज़ेलेंस्की को न्योता देना। विरोध किसने किया? एक नेटो ही देश ने। हंगरी ने कहा कि यूक्रेन नेटो सदस्य नहीं तो उसे क्यों बुलाया। इसके मायने क्या है? यूक्रेन को पश्चिमी मदद पर हंगरी पहले भी सवाल उठाता रहा है और नेटो में रहकर हंगरी की अमेरिका को सीधी चुनौती, ये इसके मायने दिखते हैं। असर क्या होगा इसका? हंगरी के विरोध से यूक्रेन की नेटो में एंट्री मुश्किल है। हंगरी के विरोध की वजह क्या है? यूक्रेन में रह रहे हंगरी के लोगों को दोयम दर्जे की नागरिकता वहां पर यूक्रेन ने दे रखी है। दो तस्वीरें आपके सामने लेकर आते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए और देखिए क्या नेटो यहां पर यूक्रेन के साथ दोहरा रवैया अपना रहा है। पहली तस्वीर फिनलैंड की। कल फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप मिली है। 2022 में वो आवेदन करता है, 2023 में वो नेटो का मेंबर बन जाता है। दूसरी तस्वीर, यूक्रेन ने 2008 में आवेदन कर रखा है, आज तक मेंबरशिप नहीं उसको नेटो की मिली। युद्ध करा दिया वहां पर नेटो ने पूरा वहां पर दमखम झोंक दिया, लेकिन बिल्कुल ना अपने सैनिक भेजे और ना ही उनको सदस्य बनाया। सवाल यह है कि क्या यह नेटो का धोखा है? आइए, सबके मन में एक सवाल पैदा हो रहा है, आखिर यूक्रेन को अब तक नेटो की सदस्यता मिली क्यों नहीं? क्या इसके पीछे है वजह और पर्दे के पीछे कौन खेल रहा है? आइए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिकी छल की वजह क्या है? यूरोप में डर का माहौल बनाना, यह अमेरिका कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा करना चाहता है। उसके लिए क्या होगा? डर के माहौल से हथियारों की मांग बढ़ेगी। यूरोप में ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी सैन्य बनाने की, जो बेस बनाने की उसकी चाहत है, वो पूरी होगी। युद्ध कराकर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना भी कहीं ना कहीं उसके इस एजेंडे में दिखता है। जनरल द्विवेदी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? आप बताइए, एक देश जिसको आपने साल भर से पहले फास्टेस्ट मेंबरशिप पाने वाला कंट्री बन गया है फिनलैंड नेटो की। यूक्रेन सालों से कह रहा है सर, पूरी लड़ाई इस पर हो गई, लेकिन अभी तक हंगरी का वीटो ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, नेटो का मेंबरशिप आपने यूक्रेन को बनाया नहीं। देखो गौरव, अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत पेचीदा हालात हैं, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है और तकरीबन पिछले 15 साल से ये उन्होंने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को वो मिला लेते हैं नेटो के अंदर तो यानी कि फिर ये युद्ध जो है नेटो और रशिया के अंदर हो जाता है। अभी तो ये युद्ध नहीं, तो फिर यही सवाल लेकर आता हूं ना सर, आपने जो बात बोला मुझे मालूम था ये बात आएगी। फिर प्रोफेसर राजन कुमार, तो फिर ये माने कि नेटो भी रूस से चाहे जितनी वो यहाँ पर ऑप्टिक्स की बात करे, जितना भी वो यहाँ पर अपनी पोजीशन दिखाए, वो रूस से सीधा लड़ाई नहीं करना चाहता। देखिए, इसमें सरासर रूस की जो नेटो है उसकी हिपोक्रेसी दिखती है गौरव, कि नेटो क्या कहता है कि एक क्लॉज है जिसमें कि कहीं पे अगर युद्ध हो रहा हो तो वहाँ पे उसको मेंबर नहीं बना सकता, ये क्लॉज है। और दूसरा यह नेटो बोल रहा है कि चूंकि रूस से बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे तो इसलिए वो यूक्रेन को मेंबर नहीं। तो लड़ाई तो आज शुरू हुई है, 2008 में अप्लाई कर दिया था। नहीं, आमने सामने तो फिनलैंड से भी हो चुके हैं, तो वहाँ फिनलैंड को तो बना दिया। हाँ, तो ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है नेटो की, और जो पेपर पे क्लॉजेज हैं इसको कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि नेटो खुद इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। वो प्रॉक्सी वॉर के माध्यम
से यूक्रेन को बनाना चाहता है। अगर सैनिकों की मौत हो तो यूक्रेनियन की मौत हो, वो अमेरिका खासकर अपने सैनिकों को वहां नहीं भेजना चाहता। नहीं तो क्या यूरोप को यह समझ में आ रहा है, कमांडर साहब का यूरोप को ये समझ में आ रहा है कि ये अमेरिका कहीं ना कहीं यूक्रेन का भय दिखाकर, देखिए फिनलैंड को वो ले आए, फिनलैंड आ गया नेटो में, अब उसका क्या फायदा फिनलैंड को होगा और उससे ज्यादा फायदा नेटो को होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या वो हथियारों का जो मार्केट है यूरोप बहुत बड़ा, हर लगभग अब खबरें आने लग गई हैं कि डिफेंस बजट बढ़ने लग गए हैं, क्या ये उसके कहीं ना कहीं वो जो सीक्रेट इंटेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं? देखिए, जो पूरा रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा मिलिटराइज हो गया। हाँ, आपने लातविया की बात भी करी, हाँ, उधर बात करी, वहाँ भी ये रूल्स चेंज हो रहे हैं। वहाँ भी फौज में 18 साल के लड़कों को भर्ती होने के लिए कंपलसरी किया जा रहा है। सिमिलरली आप देखें फिनलैंड जो बहुत सालों से न्यूट्रल देश था, उस स्वीडन जो बहुत सालों से, इतने सदियों से जो न्यूट्रल देश रहा है, आज उसको भी नेटो में शामिल कर लिया गया है। सो ये जो एक्सटेंसिव मिलिटराइजेशन हुआ है, इससे फायदा तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जाता ही जाता है, उसमें तो कोई राय नहीं है। और पूरी जो वॉर हो रही है उसका सबसे बड़ा फायदा तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और रूस ने यूक्रेन आर्मी की माइन कैसे तबाह की है, अब ये देखिए, वॉरजोन से जो खबरें आ रही हैं वो जल्दी से दिखाते हैं आपको। रूस ने यूक्रेन आर्मी की माइंस तबाह की। UR-77 से रूसी सेना ने हमला किया और यूक्रेन ने जो माइंस बिछा रखी है उनको एक साथ तबाह कर दिया। माइन के पास हाथ लगाकर बैठे थे यूक्रेनी जवान। माइन के धमाके में सभी यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया है और बताया है कि कैसे यूक्रेन की माइंस को उन्होंने तबाह कर दिया। ये UR-77 से ये किया गया है। इसके अलावा एक और खबर है, अच्छा जल्दी से तस्वीरें दिखाते हैं आपको। क्रिमिया में रूस ने एक बड़ा हमला किया। रूस ने एक बार फिर वहां पर थर्मोबैरिक बम दाग दिया है। थर्मोबैरिक बम, रूस ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये देखिए, वीडियो में दर्जनों धमाके होते नजर आए हैं। ये तस्वीर देखिए, थर्मोबैरिक बम क्या होता है ये पूछेंगे अभी अपने एक्सपर्ट से, कितना खतरनाक होता है ये देखेंगे। लेकिन धुएं का गुबार तो बता रहा है कि कुछ बड़ा विस्फोट किया है रूस ने यहां पर, और ये वॉर में, इस वॉर की बढ़ती हुई इंटेंसिटी का सबसे बड़ा सबूत है। इस वॉर के और भीषण होने का, इस वॉर के और विध्वंसकारी होने का एक बड़ा सबूत है आपके सामने। डोनेट्स्क में रूसी सेना का बारूदी प्रहार सामने आया है। डोनेट्स्क से रूसी सेना का बारूदी प्रहार अब आपको दिखाते हैं। रशियन आर्मी ने दागे हैं ताबड़तोड़ रॉकेट। BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से बारूदी बारिश कर दी है यहां पर रूस की सेना ने। हमले में यूक्रेन की कई पोस्ट तबाह होने का दावा भी किया है उन्होंने। जल्दी से जनरल द्विवेदी मुझे बताइए, थर्मोबैरिक बम क्या होता है सर, और ये कितना खतरनाक होता है? थर्मोबैरिक बम जो है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका जो डैमेज एरिया है वो बहुत बड़ा होता है। और दूसरा है, ये थर्मोबैरिक बम एक तरह हवा को सकेंड करता है, वैक्यूम बना लेता है और फिर बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। और स्पेशली जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, यानी कि सोल्जर्स हैं, व्हीकल्स हैं, इन पर बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसको एक बहुत ही घातक हथियार माना जाता है। और साथ ही साथ दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, ये जो युद्ध हो रहा है इसमें क्लोज फाइटिंग बहुत हो रही है। आप देखिए, जिस फ्रंट पर भी जाएं तो बहुत ही क्लोज फाइटिंग हो रही है, यानी कि इन्फेंट्री आर्मर बहुत ही आगे हैं और दूसरा मिसाइल के साथ उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए हर एक तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, थर्मोबैरिक बम इस्तेमाल हो रहे हैं, मिसाइल हो रही हैं, एंटी टैंक गन्स हो रही हैं, एंटी टैंक मिसाइल हो रही हैं। ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल ये जो युद्ध है काफी भीषण है, काफी भीषण होता जा रहा है। और वही तो हम दिखा रहे हैं सर कि युद्ध बिल्कुल थम नहीं रहा है, युद्ध और भीषण हो रहा है और ज्यादा भीषण हो सकता है। परमाणु हमले तक की यहां पर आशंका जताई जाने लग गई है। इस युद्ध को लेकर यूक्रेन को $2.6 बिलियन के हथियार देगा अमेरिका। अमेरिका के भेजे हथियार सितंबर तक खत्म होने का अनुमान है और इसलिए अब यूक्रेन के सामने चिंता बढ़ गई है। देखिए, इस बीच नया पैकेज तो दे दिया है अमेरिका ने, लेकिन सवाल वही पुराना है। यहां पर यूक्रेन को यह मदद कब तक मिलती रहेगी, और यूक्रेन जो पिछले 13 महीनों से ये जंग लड़ रहा है, उससे ज्यादा का वक्त हो चुका है, वो जो उसके सैनिक हताश हो चुके हैं, जो उनका मोटिवेशन यहां पर अब गिर रहा है, उसको अमेरिका कैसे लिफ्ट करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कैसे यहां पर यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग तेज करने की अमेरिका ने प्लानिंग की है। ये बड़ी खबर देखिए, फिर आपको इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां देंगे। यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग तेज करेगा अमेरिका। अलग अलग हथियारों के साथ ट्रेनिंग होगी। हाल ही में पूरी हुई है 4000 सैनिकों की ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग लेकर नए सिरे से रूस पर अटैक करेगा यूक्रेन, ये कहा जा रहा है। लेकिन ट्रेनिंग देना और हौसला देना ये दो अलग अलग बातें हैं। ट्रेनिंग देना और उन सैनिकों को यह बताना कि आप युद्ध जीत सकते हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक लंबा वॉर ये सैनिक लड़ चुके हैं, पहले कभी इतनी लड़ाई उन्होंने लड़ी नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि अपने अनुभवी सैनिकों को यूक्रेन ने खोया है। कुछ यहां पर दिक्कतें हैं, आइए जल्दी से उस बारे में बात करते हैं। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है, लेकिन अब तक यूक्रेन रूस के सामने टिकता नजर नहीं आया है। क्या है इसकी वजह और क्या है ज़ेलेंस्की के आगे चुनौतियां, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले खबर क्या है, यूक्रेन को 2.6 बिलियन डॉलर्स के हथियार देगा अमेरिका, यानी 2600 करोड़ डॉलर के हथियार वो यहां पर देने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन में सेना क्यों नहीं भेजी उन्होंने, यानी यूक्रेन को सैन्य मदद उन्होंने क्यों नहीं दी, ट्रूप्स क्यों नहीं भेजे, पहली बात। दूसरी बात यहां पर सवाल क्या है, यहां यूक्रेन ने अपने सबसे अनुभवी सैनिकों को खो दिया है। यूक्रेन ने अपने सबसे अनुभवी सैनिकों को खो दिया है। लेफ्टिनेंट स्तर के अधिकारी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। रूस के खिलाफ प्लान बनाने वाले अफसरों की कमी यूक्रेन के पास दिख रही है। यूक्रेन के सैनिकों में अब हौसले की कमी दिखने लग गई है। अमेरिका के भेजे हथियार सितंबर तक खत्म होने का अनुमान जताया गया है। सवाल यह है कि इससे कैसे निपटेगा यहां पर यूक्रेन। कमांडर साहब, आपको क्या लगता है, क्या यह सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है यूक्रेन के सामने? देखिए, यूक्रेन के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने आप को कब तक सस्टेन कर सकता है। हाँ। अब मैन पावर की उसके पास कमी रहेगी, असला उसके पास अगर आता भी रहे तो मैन पावर की तो कमी उसको ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि आपने जैसे बताया कि उसके काफ़ी दिग्गज सैनिक मारे जा चुके हैं इस टाइम तक। जी। पर अमेरिका और जो दूसरे देश हैं जो उसको सपोर्ट दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वॉर अभी खत्म हो। जब तक उनकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं हो जाती, वो नहीं चाहेंगे कि वॉर हो, और यूक्रेन उनकी और वीक हुई है, और वीक हो रही है, और वो चाहते हैं कि डटा रहे पर तब तक। तो वो कोशिश यही है कि जब तक वो नेगोशिएशन टेबल पे जब तक पुतिन पहुंचे, तो ये जो है डटा रहे यहाँ पर यूक्रेन, डटा रहे। लेकिन क्या उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है? ज़ैपोरिज़िया में रूस ने 7 ड्रोन अटैक किए हैं और इसमें रूस ने 61 बार शेलिंग की है। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने MLRS से भी अटैक किया है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो युद्ध से भी बड़ी तबाही का अलार्म ज़ैपोरिज़िया में बज रहा है। कैसे और क्यों, ये आप समझिए। जल्दी से राजन जी के पास चलते। राजन जी, 20 सेकंड में ज़ैपोरिज़िया पर अगर ये ड्रोन गिर जाता तो क्या हो जाता? तो देखिए, यूक्रेन में दूसरी बार तबाही आ जाती है। आप जानते हैं कि 1980s में चेरनोबिल का पहले कांड वहाँ हो चुका है। तो इस ढंग की घटना का मतलब है कुछ भी हो सकता था कि और उसका असर केवल यूक्रेन में नहीं होता, उसका असर रूस के किनारे जो दूसरे इलाके हैं उन पे पड़ता है, जो पोलैंड है या जो बेलारूस है। तो इसका कई जगहों पर इसका असर पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कोई फॉल्स अटैक हो? ये मुझे लगता है कि फॉल्स, लेकिन उनके खुद के लोग तबाह होंगे यूक्रेन के, तो मुझे लगता है वो फॉल्स अटैक नहीं होगा। ओके।